अभी हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं 22, उसमें आपको देखें जब भी आप कोई अरेस्ट करते हैं 24 घंटे का टाइम होता है सर, उसको प्रोड्यूस करना है बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। कोर्ट में जरूरी नहीं है, बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट कहीं पे भी, वो आपके जेल प्रीमिसेस में आप अगर अरेंज कर सकते हो या जहां पे मैजिस्ट्रेट बैठता है उनके पास लेना है। 24 घंटे का टाइम, इसमें फिर लिमिटेशंस क्या है वो देखेंगे जब हम 22 पढ़ेंगे। तो आप जो बोल रहे हो कहीं पे होता ये है, जब कोई अरेस्ट होता है इसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ठीक है। मैजिस्ट्रेट के सामने जब ये गया, अगर इसको लगता है आई हैव अ थ्रेट टू लाइफ और आई एम बीइंग कोवर्स्ड और आई एम बीइंग पनिश्ड इन दी कस्टडी, वो अगर उसमें दबाव नहीं है, आप मैजिस्ट्रेट के सामने बोलेगा सर मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मुझे ये मार रहे हैं, अंदर इसने नहीं किया ना, उसने यहां पे कन्फेशन नहीं दिया। He said that I'm not accused, I'm not guilty of what I'm being accused of. At that point of time, he has a right, basically he has the option to say whatever he wants to. अगर वो मैजिस्ट्रेट के सामने आता है, क्योंकि उस वक्त उस पर पुलिस का फोर्स, पुलिस का दबाव नहीं होगा, है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर वो वॉलंटरीली कन्फेशन करता है, किसके सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने, उस टाइम, क्योंकि मैजिस्ट्रेट विल नॉट अप्लाई, मैजिस्ट्रेट से बोलता है तुम मुझे बताओ, मैजिस्ट्रेट को कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना है, उसको कोई दबाव नहीं करना है, उस ही डजंट वांट टू सिक्योर कन्फेशन आउट ऑफ हिम, समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, लिख लीजिए इसको, दैट आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 डज नॉट प्रोटेक्ट एन अक्यूज्ड फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड बाय द पुलिस टू प्रोवाइड specimen signatures, specimen handwriting, body tissues, blood samples, etc. for examination. रीजन क्या है इस सब का? इसका रीजन इस अगले सेंटेंस में आप समझेंगे। Because whether such samples are given under compulsion or voluntarily, whether such samples are given under compulsion or voluntarily, they do not change the outcome of the case. समझ गए आप इसमें इशू क्या है? आप अगर देते इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इन्वेस्टिगेशन पे, आउटकम चेंज नहीं। अगर आपने क्राइम किया है तो आप फंसोगे, अगर आपने नहीं किया है तब आपको कोई इशू ही नहीं होना चाहिए इससे। इट डज नॉट चेंज द आउटकम ऑफ द केस। अच्छा, दूसरा चीज है जो 23 जो है ना, ये खाली अक्यूज्ड को बचाता है, ये सबके लिए नहीं है। मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन अगेंस्ट मी। इट डज नॉट प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम गिविंग द एविडेंस, ठीक है। ये तो आपको अंडरस्टूड है, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन की जब बात है तो अपनी बात। अब एक केस था, इसको लिख लीजिए आप, इन द सुप्रीम कोर्ट इन सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स 2010, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स 2010, हेल्ड दैट यूज ऑफ पॉलीग्राफ, ये जो आप चीजें पढ़ रहे हो ना, ये सर बुक के बहुत बाहर है और ये बहुत भारी अंडरस्टैंडिंग है इन फंडामेंटल राइट्स की। जब आप इसको रिवाइज करेंगे, जब आप देखेंगे, यू विल रियलाइज how deep you have delved into fundamental rights, ठीक है सर। These are challenging and current issues जो आप देखते हैं ना, wherein the violation of the rights starts, ये वो वाले issues है। नार्को एनालिसिस टेस्ट, पता है आप लोगों को ये होता है क्या है? ये सब पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस, पता है ना? we'll be talking about it in a moment. On an accused or a suspect, a witness or a suspect without his consent, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, विदाउट हिज कंसेंट बाय द पुलिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड बिकॉज सच टेस्ट वायलेट्स privacy of individual under article 21, and it is also violative of self incrimination available under 20 सब क्लॉज 3, अभी जो आपने पढ़ा। ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ, नार्को एनालिसिस टेस्ट, इसमें होता क्या है? ड्रग इज इंजेक्टेड एंड एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, ठीक है। उसके बाद से पेशेंट गोज इनटू अ स्टेट वेयर इन आप उनसे कुछ भी पूछोगे ना, कभी भी कुछ भी, दे विल टेल यू एनीथिंग, वो स्टोरी बताएंगे आपको, सारी ही स्टोरी। उसके बाद वो खुल जाता है। इट इज एन ओपन, बेसिकली इट ओपन्स अप अ विंडो इनटू द माइंड ऑफ अ पर्सन। तो उस टाइम पे दैट इज व्हाई दे आर सेइंग विदाउट हिज टेस्ट, अगर आप किसी के कंसेंट के खिलाफ ये करते हैं, इट इज वायलेटिव ऑफ नॉट जस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो है ही वो, आप सेल्फ इंक्रिमिनेट करवा रहे हो खुद को, उसके अगेंस्ट विटनेस दिलवा रहे हैं। इट इज ऑल्सो वायलेटिव ऑफ द प्राइवेसी, क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ और भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
और विदाउट कंसेंट की बात है, ये आपका फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 20, ये 20 के अंडर आपका वर्ड थे, ठीक है। अब जो 20 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन खाली आपने पढ़ा था, ये आपने इससे जो कनेक्टेड राइट्स थे उनका भी आपने अंडरस्टैंडिंग सीखा। सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो आप पढ़ने वाले हैं ना, वो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट, ये जो होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें कनेक्टेड चीजें बहुत सारी है। आपको पता है आर्टिकल 21 को बताइए क्या है, व्हाट इज आर्टिकल 21? बहुत ही बेसिक है, सबको पता है। इसमें दिस इज प्रोबेबली द वाइडेस्ट इंटरप्रेटेड एंड इन्फर्ड राइट। इसमें ऐड होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, ये इतना ब्रॉड राइट है क्या? बताइए व्हाट इज आर्टिकल 21? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। No person shall be deprived of life or personal liberty except according to the procedure established by law. अब इसमें इशू ये है, आप किसी को उसकी लाइफ और लिबर्टी से डिप्राइव कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं? अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है उसके लिए, है ना। दिस वाज द पोजीशन इन आर्टिकल 21 एज फार एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, ठीक है। अब इसमें इशू क्या है? आर्टिकल 21 आपके बुक में लिखे होंगे, वहां पे 2 केसेस लिखे होंगे, एक है गोपालन केस और मेनका गांधी केस, ठीक है। उन्होंने बोला अगर प्रोसीजर देता है, प्रोसीजर कौन बनाता है सर? लेजिस्लेचर, ठीक है। अगर प्रोसीजर प्रोवाइडेड है, अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ एंड लिबर्टी बाय द एग्जीक्यूटिव। सिंपल कंडीशन एक है, अगर प्रोसीजर है, इफ द लॉ प्रोवाइड्स फॉर दिस, ठीक है ना। दैट वाज द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। हाउएवर, ये अगर प्रोसीजर देता है, प्रोसीजर कौन बनाता है? लेजिस्लेचर तो ये जस्टिफाई करेगा एग्जीक्यूटिव एक्शन को। फॉर इंस्टेंस, कल को एग्जीक्यूटिव ने लॉ बना दिया, जिस किसी ने भी काला कपड़ा पहना है उसको जेल में डाल दो, ब्रूट मेजॉरिटी है, पास हो गया लॉ, उनको लगा ठीक है। देयर इज नो मतलब इसमें एक ही टेस्ट लगेगा कि क्या ये लेजिस्लेचर ने पास किया। अगर ये है, इफ देयर इज अ प्रोसीजर दैट हैज प्रोवाइडेड फॉर दिस, एग्जीक्यूटिव इज जस्टिफाइड इन डूइंग दिस, दे कैन इंप्लीमेंट दिस लॉ। हाउएवर, मेनका गांधी केस में क्या हुआ? बोला इन एडिशन टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इट हैज टू बी जस्ट एंड फेयर, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, ठीक है ना। इसमें एक और चीज की गई, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल कंपोनेंट जो थे, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज कंटेन्ड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। वहां ये बोलता है कि न सिर्फ देयर शुड बी अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड लॉ, बट दैट प्रोसीजर शुड बी रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर एज वेल, ठीक है। तो 2 चीजें आ गई हमारे सामने, एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जुडिशरी ने यह कहा दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लिसिटली कंटेन्स, ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ खाली नहीं है, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि कुछ भी बेवकूफ लॉ पास करता है हमारा पार्लियामेंट, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। व्हाट द फाउंडिंग फादर्स मेंट बाय दिस प्रोविजन, they basically meant that it should be the process, due process of law should be incorporated within this, ठीक है। तो अब जो पोजीशन है, आर्टिकल 21 not only incorporates procedure established by the law but due process of law as well, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के वजह से ही हमारा आर्टिकल 21 जो है वो इतना ज्यादा वाइडली इन्फर्ड है। इसमें देखो आपके बुक में लिखे होंगे कितने सारे राइट्स है, ठीक है। पढ़ लो आप थोड़ा, इनको याद नहीं करना है आपको, बस पढ़ना है इसको, ये चेंज होता जाएगा। जे पुट्टस्वामी केस, ये जो केस लॉज होते हैं ना, वी राइट मैंने अभी मैं आपको लिखा रहा हूं, या करंट केसेस है, ये आपको पता है ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब आप खुद से कुछ भी लिख लो, कितना भी नॉलेज हो, बट इफ यू आर एबल टू कोट और इफ यू आर नॉट एबल टू कोट, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इफ यू आर नॉट एबल टू कोट, आपके मेंस की बात हो रही है, ये जो होता है ना, दीज एड फोर्स टू योर आंसर। मतलब अगर आप केस लॉज लिखते हो ना, मतलब
मैंने आपको एंथ्रो जब हम स्टार्ट कुछ दिन वो जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था, जो आपने कंटिन्यू नहीं किया, उसमें आपको मैंने बोला था कि केस स्टडीज, द इंपॉर्टेंस ऑफ केस स्टडीज, यू गेट मार्क्स बिकॉज ऑफ दीज। सिमिलर इज द केस विद दिस। पॉलिटी में या कहीं पे भी अगर आप आपके सारे ही जीएस में, आपके एथिक्स में, आपके जीएस 1 2 3 जहां पे भी ऑप्शन मिलता है ना आपको केस लिखने का, इंसर्ट करने का, डू दैट। If you are able to remember the case laws, this will add weight to your writing and it will fetch you marks. इसलिए आपको थोड़ा सा अगर आपको पता है कि केस क्या है, किसके साथ डील करता है, वो लिख दो, है ना। सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपने किसी केस को देखा, उसका रेफरेंस दे के आपने कुछ लिख दिया नीचे, आपका आपका मटेरियल, आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली एलिवेट हो गया। अब मुझे बताओ ये केस क्या था? राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी कुछ टाइम पहले, मतलब till the outcome of this case was not recognized as a fundamental right, but इस केस ने सेटल कर दिया right to privacy as a fundamental right under article. This is the latest addition to it. ये भी आपको एडिशन पता नहीं इसने लिखा है नहीं लिखा है, कौन सा एडिशन है ये, इसमें शायद होगा, तो आप देख लीजिए। वही इसीलिए मैं आपको बोल रहा था पढ़ लो एक बार, इसके फंडामेंटल राइट्स है, दिए हैं उन्होंने, नहीं दिए हैं। आपको जो क्वेश्चन इसमें आता है, कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछते हैं, मुझसे पूछा गया है ये, कभी कभी मेंस में भी आता है, बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को आप थोड़ा सा लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका खाली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस के लिए भी, आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए। ये आपकी बुक में पता नहीं दिया है नहीं दिया है, बट फिर भी लिख लीजिए, शायद नहीं दिया है। दिस डॉक्ट्राइन ओरिजिनेटेड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब मैं आपको पॉइंट्स में लिखाता हूं, मैं आपका राइटिंग लोड कम कर दूंगा, ठीक है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा, लिख लिया। अभी कुछ लिखो मत यार ज्यादा, मैं आपको ये बता दूंगा इसमें। origin dash, origin dash British Constitution, bullet points में confers limited powers on judiciary if the life। अब इसमें देखो, यही अंडरस्टैंड करने की चीज है ये। अगर जब ये आप अंडरस्टैंड करेंगे ना, ड्यू प्रोसेस भी समझ आ जाएगा। एक बेसिकली ट्रिपल टेस्ट इन्वॉल्व है इसमें, वो क्या है वो हम लिखेंगे, ठीक है। ट्रिपल टेस्ट, इफ अ लाइफ or personal liberty of an individual is sought to be deprived, ऐसा लिखो, if life and liberty of a person is deprived or sought to be deprived, if a life and personal liberty of an individual is sought to be deprived, and if the action of the state is challenged, and if the action of the state is challenged, and if the action of the state is challenged before a court of law, before a court of law, then the court will apply following three tests. Then the court will apply following three tests to see whether the action of the state is valid or not. To see whether the action of the state, whether the action of the state is valid or not. Number one, कहां कुछ रह गया आपको? Number one, whether there exists any law. सबसे पहली बात हम देखेंगे, अगर किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव करनी है, हम पहले देखेंगे तीन चीजें देखेंगे। देखिए सर, सबसे पहले हम देखेंगे क्या लॉ इसके लिए बनाया गया है या नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ लॉ वी कैन नॉट डू दैट, है ना। हम देखेंगे लॉ है या नहीं, सबसे पहला टेस्ट ये होगा। सेकेंड, हम देखेंगे जिस बॉडी ने ये लॉ बनाया, whether it was competent to make such a law or not. Competence of the legislature is the second test. We will see whether the legislature or the body that made the law was competent, है ना। ये है आपका सेकेंड, ठीक है ना। लिखिए आप इसको, whether there exists any law, number one, whether there exists any law that authorizes the executive to deprive an individual, that authorizes the executive to deprive an individual of his life and liberty, that authorizes the executive to deprive an individual of his life and liberty,
Number two, whether the legislature that passed the law, whether the legislature that passed the law, the legislature that passed the law had the competence to pass such a law. तीसरा सिंपल था जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, whether the legislature while enacting the law, whether the legislature while enacting the law followed the established procedure. Followed the established procedure. The court will not go beyond these three tests. The court will examine only whether the action of the executive is arbitrary or not, but not that of the legislature. Therefore, it provides protection to individuals while being deprived of their life or liberty only against arbitrary action of the executive. Only against the arbitrary action of the executive, but not against the arbitrary action of legislature. This doctrine relies more on the good sense of the legislature and the strength of public opinion of the country. अभी हमने बोला ये तीन चीजें है सर, लॉ है, कॉम्पिटेंस है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश फॉलो किया है या नहीं. अगर ये तीन चीजें हैं, आप क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव के लिए है ना, एग्जीक्यूटिव एक्शन को टेस्ट करने के लिए आप बोलते हैं ठीक है, नो इश्यूज, जस्ट एंड फेयर है. ये अभी जो लास्ट लाइन में आपने लिखा, दिस इज अज्यूम्ड यहां पे कि लॉ है, कॉम्पिटेंस है, प्रोसीजर है, गुड सेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, कि ये वो काले कपड़े जिसने भी पहने वो क्राइम हो गया, ऐसा लॉ पास नहीं करेंगे. This is based on the good sense of the legislature. This is what you assume here. You assume कि public opinion पे जो आपने लिखा कि लोगों ने इनको elect किया है तो ठीक ही होंगे ये लोग. However, due process में देखो क्या issue है. Due process में ये तीन चीजों तो है ही, in addition क्या है वो हम देखेंगे. इसमें आप ड्यू प्रोसेस का थोड़ा सा लिख लीजिए. Originated under, इसका origin US Constitution है, ठीक है, लिख लीजिए इसको. Origin US Constitution. Origin US Constitution confers wider powers in the hands of judiciary. Apart from applying the above three tests in a similar situation, it will also apply a fourth test, under which it will examine the law from the broader sense of inherent goodness of the law. From the broader sense of inherent goodness of the law by applying the principles of natural justice. PNJ, आपसे PNJ लिख देना. PNJ. The PNJ demand that any law that seeks to deprive an individual of his life and liberty, that seeks to deprive an individual of his life and liberty shall have to be just and reasonable, reasonable and fair. It cannot be arbitrary, oppressive, fanciful or whimsical. WHIM, whimsical wala, SICAL. If the judiciary finds the law to be oppressive, unjust, unreasonable, या unfair, the court will declare the law as void and extend the protection to the individual, both against the arbitrary action of the executive and extend the protection to the individual both against the arbitrary action of the executive and that of the legislature. Constitutional under Article 21 provided, short में लिख सकते हो इसको, procedure established by law को, provided for only procedure established by law, but the Supreme Court by interpreting Article 21, has broadly read, but by Supreme Court by interpreting Article 21 broadly, has read the PNJ, Principles of Natural Justice, has read the PNJ under Article 21 and concluded the due process of law is inherently found under Article 21. आपने देखा ये था डिफरेंस इन दो का. आपने देखा इन्होंने बोला कि हमने ड्यू प्रोसेस हैज बीन रेड इनटू दिस, किसमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ. वो हाउ डिड दे डू इट, आप मुझे बताइए, हाउ डिड दे डू इट, व्हाट डिड वी राइट? दे डिड इट बाय रीडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना. अब क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इंपॉर्टेंट, परसों हमने बात की थी. Principles of natural justice have been read. How? By reading them
वी हैव अंडरस्टूड कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कंटेन्स ड्यू प्रोसेस। सबसे पहला क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बताइए आप लोग। तीन है, तीन प्रिंसिपल्स है। टेल मी व्हाट आर दे। नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, ठीक है, कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, मतलब मुझे आपको मौका देना है आपका पक्ष, आपका साइड रखने का। योर साइड ऑफ द स्टोरी आई हैव टू लिसन टू, है ना। उसके बगैर मैं आपके खिलाफ प्रोनाउंसमेंट नहीं कर सकता, जजमेंट नहीं दे सकता। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली नो वन कैन बी अ जज। क्या है, पूरा कंप्लीट कीजिए इसको। बी अ जज इन देयर ओन केस, in his own case. अच्छा, recently there was a furor in the national जो हमारी सेटिंग है उसमें, there was a particular judge against whom a case of sexual harassment was being heard. He happened to be a chief justice of India at that point of time, Justice Ranjan Gogoi. उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेंट आया। But being the Chief Justice of India, he presided over the case. वो Chief Justice bench पे आया। That time it was criticized that it is against the principles of natural justice, because he is presiding over a bench which is hearing a case that is instituted against him only. So he could not have presided. But nevertheless, he did preside over the bench at that point of time, but it was criticized, ठीक है, because it was in violation of प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। बताइए तीसरा क्या है। इसमें अज्यूम है कि कोई भी अथॉरिटी बायस पे एक्ट नहीं करेगी। प्रिंसिपल ऑफ नो अथॉरिटी विल एक्ट विद बायस, और रादर वुड एक्ट बोनाफाइड। अगर आप लिखना चाहेंगे मैं आपको ये अच्छे से लिखा दूंगा। तीन प्रिंसिपल है, दो तो सेम ही है। एन अथॉरिटी शैल बी बोनाफाइड विदाउट एनी बायस, ऐसे लिखो उसको, अथॉरिटी शैल बी बोनाफाइड। तीसरा वाला प्रिंसिपल, बाकी दो तो ठीक है। नो मैन शैल बी पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड। नंबर वन कंडेम लिख दिया मैंने, पनिश भी लिख सकते हो, कंडेम्ड ही वैसे है, ये आसानी के लिए पनिश लिखा है। नो मैन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, नो man shall be punished, ये तो लिख लिया आपने। No man shall be a judge in his own case, and authority shall act bona fide without any bias. That is the third principle. अब ये होता क्या है इन चीजों से, ये आपने देखा। इसमें आर्बिट्रेरीनेस, अनजस्टनेस वो खत्म हो जाती है डिसीजन मेकिंग में, अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे। आप ये देखो, मतलब इसमें बहुत सारा इंसाफ की जो बात होती है ना, मतलब इट सैटिस्फाइज दोज थिंग्स। खुद से आप अपना केस नहीं देख रहे हैं, किसी को आप बिना सुने उसके खिलाफ प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, किसी को आप अथॉरिटी बायस के साथ एक्ट नहीं कर रही है, बोनाफाइड एक्ट कर रही है। ये तीसरा पॉइंट लिख लिया, अथॉरिटी एन अथॉरिटी शैल एक्ट बोनाफाइड विदाउट एनी बायस, शैल एक्ट बोनाफाइड विदाउट एनी बायस। अच्छा, इसमें यह होता है कि अगर आप कल को कोई डिसीजन बनाते हैं, इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय रीजनिंग। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बोला, whenever judiciary pronounces any decision, it has to be accompanied by reasons. रेशियो बोला जाता है उसको जजमेंट का, वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे तब जाके वो होता है। मतलब these things ensure कि ऐसा एक, अब आप एक केस लिख लीजिए आप इसमें। सर अभी एक केस लिख लीजिए, बस ये इनकम्प्लीट रहेगा। फिर ब्रेक ले मत लेना ना, ब्रेक तो लेना नहीं। आप 10 मिनट बचे, ये खत्म कर देंगे। केस एक लिखना है बस सर, बस। नहीं हो रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यही मैं समझाना चाहता हूं, हो रहा है नहीं हो रहा है।
ये खत्म हो जाएगा, पता है आपको, ये कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी, मैं वैसे ही मैं कल तक डिले कर रहा हूं। इसमें अभी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है, वही मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बस ये वाला खत्म करेंगे हम। आप लिख लीजिए इसको, दे आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, these are universal principles and are binding on all. Their objective is to eliminate arbitrariness in decision making. These are binding on all, बस नेम, अच्छा बाइंडिंग ऑन ऑल में लिख लो, इंडिविजुअल, ये पता है अब ऑल हो गया तो सभी आ गए इसमें, इंडिविजुअल भी आ गए, प्राइवेट बॉडीज भी आ गए, गवर्नमेंट भी आ गया, एग्जीक्यूटिव भी आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए आप, इसमें जुडिशरी भी इसमें आ ही जाता है, ठीक है ना। दैट इज वाई वी से कि अभी रंजन गोगोई वाली एग्जांपल जो हमने दी, दैट वाज, दिस वाज द रीजन। अच्छा, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट आर्बिट्रेरीनेस in decision making, their objective is to eliminate arbitrariness in the decision making and include a measure of reasoning in decision making. DM लिख देना decision making को, and include a measure of reasoning in the decision making. They seek to humanize the decision making. Humanize the decision making. They emphasize that decision should be supported by reasoning. Decisions should be supported by reasoning. In fact, wherever decisions are made, ये चाहे ये आप छोड़ो, जुडिशरी को छोड़ दो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में भी है, कहीं पे भी है, मतलब आप जहां पे भी डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग है, डिसीजन, जैसे हमने परसों बोला, नीति आयोग की एग्जांपल दी हमने, आप योर लाइन बिहाइंड समवेयर, क्या कहा, रीजनिंग, हमने अभी बात की थी परसों नीति आयोग की, हमने बोला हमें पॉलिसीज बनानी है, डिसीजंस, व्हाट आर पॉलिसीज, दे आर बेसिकली डिसीजंस, आप कब बनाते हैं वो, हमने बोला इसमें रिप्रेजेंटेशन है लोअर लेवल्स की या स्टेट्स की, वी नो अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, वी नो अबाउट देयर इश्यूज, देयर आफ्टर वी मेक डिसीजंस, इसीलिए ये बोलते हैं, इनफैक्ट वेर एवर डिसीजंस आर मेड, द PNG आर ऑटोमेटिकली अप्लाइड इन सच DM. In fact, wherever decisions are made, the principles of natural justice automatically apply in such decision making. The principles of natural justice, PNG, wherever decisions are made, the PNG automatically apply. PNG लिख दीजिए शॉर्ट में. Automatically apply in such decision making. जब आपने टॉपिक स्टार्ट किया ना इधर, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, एक बार इधर लिख लीजिए, ये आज के बाद डिक्टेट में अगर कभी लिखता है ना, कभी या किसी जगह पे भी नोट्स में ऊपर लिख लिया प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, एक बार खोल के, ठीक है, लिख लिया ना ऐसे, उसके साइड में ब्रैकेट में लिख देना PNG. henceforth whenever you write only PNG, क्योंकि दिस इज ये आपने डिनोट कर लिया कि PNG होता क्या है, इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड इट सब्सिक्वेंटली होता क्या था, यू हैव हाईलाइटेड इट, है ना. अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, according to Supreme Court, the PNJ are not incorporated. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे पाए तो नहीं जाते हैं कहीं पे, एक्सप्लिसिटली किसी आर्टिकल के अंडर आते नहीं है. The PNJ are not incorporated, but inherent principles of the Constitution. But inherent principles of the Constitution.
The Supreme Court in Central Inland Water Transportation, in Central Inland Water Transport, in Central Inland Water Transport Corporation Limited, Central Inland Water Transport Corporation Limited versus Bojanath Ganguly. लिख दूं? Bojanath Ganguly. Bojanath Ganguly. 1986 केस. ये सारा ही अंडरलाइन कर दीजिए. सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस भोजोनाथ गांगुली 1996 केस. Held that the rules of natural justice are implicit. The rules of natural justice are implicit in the right to equality. That the rules of natural justice are implicit in the right to equality under Article 14. Now you got, अब आपके पास एक अथॉरिटी आ गया, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया. देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट आर्टिकल 141, 141 के अंडर, आप 143 के अंडर आप देखेंगे, मतलब विच एवर द आर्टिकल, चेक द आर्टिकल, आप देखेंगे वॉट एवर सुप्रीम कोर्ट सेज दैट बिकम्स द लॉ. ठीक है. तो अब अगर आपने देख लिया प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अंडर आर्टिकल 14, सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट अंडर आर्टिकल 14 दे आर कंटेन्ड विद इन दिस आर्टिकल, they have ruled it, so you get a legal backing कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में implicitly available है. The Supreme Court in Manika Gandhi case, the Supreme Court in Manika Gandhi 1978 case, Supreme Court in Manika Gandhi 1978 case held that Article 21 includes the rules of natural justice. Second validation आ गया, अंडरलाइन कर दीजिएगा इसको भी. And the legislature is bound by due process of law. Again connecting it with what we were studying. तो अभी आप जब पढ़ेंगे आर्टिकल 21, इट इज नॉट जस्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ. लिख लिया? एंड द लेजिस्लेचर इज बाउंड बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. The PNJ are one of the principles on which Constitution has been founded. The PNJ are one of the principles on which Constitution has been founded. These principles are so pervasive. These principles are so pervasive in the Constitution that they can be even regarded. Principles are so pervasive. Pervasive. These principles are so pervasive in the Constitution that they can even be regarded as the part of the basic structure of the Constitution. Assess the importance of the principles of natural justice now. कितना important है ये सर?
हो गया। ये है डिफरेंस। बेसिकली व्हाट वी वर स्टडीइंग वाज difference between due process or procedure established by the law. How judiciary read due process as being incorporated into the procedure established by the law. उन्होंने कैसे किया वो बताइए। थोड़ा थोड़ा आप लोग एक्टिवली आप थोड़ा लिखना सुनी ज्यादा, आज थोड़ा लिखाई ज्यादा होगी ना, आपको लोड बढ़ गया इसका। आप मेंटली थोड़ा आ जाओ वापस, क्या हो गया इससे बताओ। How did they decide due process is incorporated into the procedure established by the law? Through the principles of natural justice, है ना। ने यही बोला ना कि principles of natural justice की वजह से इन्होंने ये पढ़ा कि due process is already incorporated into it. तो now we don't say कि लॉ अगर लेजिस्लेचर ने बनाया है, कॉम्पिटेंस है, उन्होंने पास किया है तो बस जस्ट है। We say that it has to be fair, reasonable and just based on whether the principles of natural justice have been followed. तो ये डिबेट सेटल हो गया इस पे। अब जो आपको पढ़ना है, मैं आपको ब्रेक दे देता, लेकिन सूत्रों से हमें पता चला है कि कुछ लोग वापस नहीं आते हैं ब्रेक के बाद, तो उनका नुकसान होता है। ये हम उनके लिए ही करते हैं, समझ रहे हैं आप। तो अगर ब्रेक दे दी, पता चला अभी 5-6 है तो फिर 3-4 ही रह गए होते, मुझे प्रॉब्लम नहीं था, मैं ब्रेक दे देता आपको। इनफैक्ट कुछ होगा नहीं, आज रमजान है, ब्रेक भी लोगे ना यार, ज्यादा उससे डिले ही हो जाता है। यहाँ पे आज लिखना पड़ा, अदरवाइज आप लोगों को सुनना ही है ज्यादा। वही है ना, मैं बोला ना, मैं आपको बोला ब्रेक तो मिलने वाला था, लेकिन आपने थोड़ा सा प्रेसिडेंट थोड़ा खराब कर दिया, इसलिए हमने सोचा कि नहीं। अच्छा, आपने अच्छी बात है, व्हेन यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग तब देयर इज नो अदर वे। अब मुझे एक बात बताओ, चलो किताबें बंद कर दो, पढ़ना नहीं है, बस इस पे बात करेंगे 2 मिनट। ये हमारे पास नहीं है। ये मुझे बता दो, इसके बारे में क्या जानते हो। एक दिन जाना है ना, यू आर राइट, एक दिन जाना है, बट डू यू हैव अ राइट टू डाई? Very good. We will be talking about that. That is a different thing. हाँ, मतलब she is talking about euthanasia. Euthanasia है ना? Euthanasia. We'll be discussing about that euthanasia in this right to die. तो क्या right to die allowed है बंदे को? Euthanasia जो आपने बात की, that is limited to specific circumstance, है ना? मतलब अगर कोई बंदा वेजिटेटिव स्टेट में है, कोई कमजोर है या ठीक नहीं हो सकता, वो उनके लिए लिमिटेड है। उसके बगैर क्या सीन है इसका? मतलब देखो, देयर इज अ प्रोविजन इन आईपीसी सेक्शन 309, वो क्या करता है, कहता है हाँ, सोल्जर्स को राइट टू डाई, मतलब क्या, कैसे आप देख रहे हो तब? अच्छा, वो जो होता है ना, देखो उसमें क्या बोलते हैं, जो आप बोल रहे हो ना, उसमें ये होता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। जनरली इस्तेमालासन साइनाइड अटैच होता है। किसी के पास अगर इतना कोई इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि उसको लगता है अगर मुझे पकड़ लिया, दे विल एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन। स्पाइज होते थे पुराने टाइम में, उनके रिस्ट पे या कहीं पे भी अटैच होता था, वो इंस्टेंट डेथ में रिजल्ट करता था। दैट इज डिफरेंट, दैट इज नॉट राइट टू डाई। वो प्रिंसिपल होता है, मतलब वो एक मतलब एक जंग का असूल है। हाँ, जैसे इन्होंने बोला एक जंग का असूल था तब, क्योंकि आप तब ओवरवेट, वो अपनी लाइफ नहीं ले रहे हैं, तब वो क्या बचा रहे, वो नेशन की इंटेग्रिटी, नेशन के सीक्रेट्स को, नेशनल इंटरेस्ट में वो सब वो करेंगे तब। समझ रहे हैं आप? ये डिफरेंट है। ये जो है ये सेक्शन 309, व्हाट इज इट अबाउट? बेसिकली कोई भी बंदा है, वो चाह रहा है कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म करूं, बस मैं मरना चाहता हूं, मैं थक गया यूपीएससी की तैयारी कर करके। बोल रहा है बहुत हो गया, अब मेरे को नहीं पढ़ना, या मुझे अब क्लास नहीं करनी है। वो बोल रहा है सेक्शन 30। अगर वो फेल हो गया इस चक्कर में, अगर वो फेल हो गया, स्टेट आएगा उसको पकड़ेगा। अब उसको अटेम्प्ट टू सुसाइड जो आप बोल रहे थे ना, इट इज एन अटेम्प्ट टू सुसाइड। अटेम्प्ट टू सुसाइड में उसको पकड़ा जाएगा, उसको पनिशमेंट होगी। अब इशू ये है, जो सुसाइड है, सुसाइड एक साइकोलॉजिकल इशू है। सुसाइड क्यों करता है बंदा, इसके रीजंस है। मतलब
इसमें हजारों रीजन हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ उसका कैसा हो, वी डोंट जनरली, देयर इज अ टैबू। अगर आपके किसी कोई बीमार है, किसी को फ्लू हुआ है, जैसे आपको कल था, आपने मास्क पहना था, इट इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इलनेस। किसी को जुकाम है, किसी को तकलीफ है, वो दिख रहा है, किसी को टांग में लगी है। मेंटल हेल्थ जो है ये एक इनविजिबल है, टैबूड है, किसके दिमाग में यहाँ क्या चल रहा है, किसको दिमाग में किस किस्म का जोर है, क्या चल रहा है, किसी को पता नहीं। एंड मोर सो जो मेंटल हेल्थ है इसके बारे में बात भी नहीं की जाती। अगर किसी को कोई बोलते ना है ना, उस पर हंसते भी है लोग। हम ये रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग है कि पीर साहब के पास ले जाओ, उसके पास ले जाओ, इसके पास ले जाओ, बाबा के पास ले जाओ, बट क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। मतलब इफ यू सी साइकियाट्री इज इन इटसेल्फ अ ह्यूज सब्जेक्ट। Recognizing these issues, what we came up with was Mental Health Care Act. Recently आया Mental Health Act 2017। उसमें क्या बोला गया, उसने बोला गया कि ये जो 309 है ना, आप किसी को अगर फेल हो जाता है अपनी जान लेने में, उसको अब आप पनिश करते हो, दिस शुड नॉट बी डन बिकॉज दे रिकॉग्नाइज मेंटल हेल्थ एज अ प्रॉब्लम। आप समझ लो, मेंटल हेल्थ वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रॉब्लम। तो इसमें ये था, मेंटल हेल्थ जब प्रॉब्लम हो गई रिकॉग्नाइज, सेक्शन 309 उन्होंने बोला should be held as it should not be held as a constitutional act, it should be declared as unconstitutional and void। अब इसमें आए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, कुछ पहले, दूसरे, तीसरे, इनने जैसे बोला, बाद में अपना यूथनेशिया का भी, वी विल लुक इनटू दैट टुमारो, ये हमारा कल का रहेगा। एक्टिव यूथनेशिया क्या रहता है, पैसिव क्या रहता है, ये सब हम कल देखेंगे सर। एंड वी विल सी वेदर राइट टू डाई इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एंड इनफैक्ट इसमें और भी कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी भी होती है कि खुद एस्मर्शन की माश जेन्स में होती है, जेन्स में होती है, क्या होती है बताइए नाम। एब्सोल्युटली वही है, नाम अलग है, बाकी आपने बता दिया सब। निर्वाणा नहीं होता यार, निर्वाणा तो आपको अटेन करना है अभी 6 यूपीएससी पढ़ने के बाद। बताओ, संथारा, सालेखाना, दोनों ही एक ही नाम है, संथारा और सालेखाना। दिस इज अ प्रैक्टिस, जैसे इन्होंने बोला फास्टिंग अनटू डेथ, ये भी क्वेश्चन में आता है राइट टू डाई में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। बाकी अभी तो हो गया हमारा आज का लेक्चर। अभी जो फंडामेंटल राइट्स है इसमें कुछ टाइम, देखो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना, आई एम गोइंग अ लिटिल डीपर। अगर आप किसी का भी देखेंगे, लक्ष्मीकांत अगर हम पढ़ रहे हैं, इफ यू वांट मी, बट मेरा मतलब आई वुड नॉट बी सेटिस्फाइड इफ आई गो बाई, मतलब आपको मैं लिखाऊं ना ये चीजें जो आपको हैक्टिक लग रही है। अभी मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, जहां जहां मुझे लग रहा है जाना चाहिए। मतलब जिस आर्टिकल में अगर रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग जो आपकी बुक में उतना है, उतना सफिशिएंट है, वहां पे मैं देखो, वैसे लक्ष्मीकांत इज सफिशिएंट, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको इस प्रिपरेशन में थोड़ा सा एड ऑन करेंगी। जैसे आज हमने लिखा, ये सारी चीजें आपकी बुक्स में नहीं है, बट दिस विल एनहांस एंड ब्रॉडन योर अंडरस्टैंडिंग ट्रेमेंडसली। ठीक है, तो वहां पे मैं कुछ कर रहा हूं ये। अदरवाइज मतलब चलने को हम तेज चल सकते हैं, मतलब कहीं पे स्किप कर सकते हैं कुछ चीजें, यहाँ डायरेक्टली जिस तरह है उस तरह तेज तो होगा, लेकिन थोड़ा सा चीजें मिस होंगी शायद, है ना। ये जो है, जैसे आज हम बात कर रहे हैं राइट टू डाई एंड ऑल, दिस इज नॉट इन द बुक, बट दिस इज एक्सट्रीमली करंट टॉपिक, है ना। ये है करंट टॉपिक्स है, आपको कैसे जोड़ेंगे। राइट टू डाई आप पढ़ रहे हैं, कल को यूथनेशिया, हाउ वुड यू कनेक्ट इट विद योर आर्टिकल 21। यू शुड हैव द एबिलिटी, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, कल को न्यूज़पेपर पढ़ा, कल आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रही हूं, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, है ना। वो तब होगा जब आपने थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग होगा। चलिए, थैंक यू ऑल, कल देखते हैं बाकी।